हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट आज की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी वो इंग्लिश मीडियम में नहीं होगी, प्योरी की पूरी हिंदी मीडियम में होगी। कई सारे स्टूडेंट का डिमांड भी आ रही थी और आप सभी को पता है कि जितने भी यूट्यूबर या जितने भी टीचर हैं नॉर्मली जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं वो इंग्लिश मीडियम में बनाते हैं। बट कई सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी और इस कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों का हुआ है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे की कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस भी लग रही हैं। बट अगर कोई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा है तो उसको नॉर्मली वो फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल की तुलना में नहीं मिल पा रही है कि घर बैठे वो तैयारी कर सके। तो इसलिए आज मैं आपके साथ हिंदी मीडियम के इकोनॉमिक्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं और कोशिश रहेगी 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके साथ खत्म कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहले हम समझने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है और फिर डिस्कस करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आर्थिक एजेंट कौन होते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं या कौन कौन से मुद्दे हैं जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले मैं आपको नॉर्मली समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है या बुक का नाम कह लीजिए अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं कि अर्थशास्त्र होता क्या है, तो देखिए अर्थशास्त्र को आप ये भी कह सकते हैं कि सीमित संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाना एक अर्थशास्त्र है। लेकिन अगर हम किसके अकॉर्डिंग चलें, अर्थशास्त्र के फादर बोले तो जनक के अकॉर्डिंग चले तो उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू कभी भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो ध्यान रखना, आपको क्या बताना है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, एडम स्मिथ। जब अर्थशास्त्र को आगे पढ़ा गया तो इसको 2 शाखाओं में बांटा गया, एक कौन सी, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा बांटा गया आपका समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अभी हम दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये। चलिए, सबसे पहले ये बताने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र ऑलरेडी क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है, जहां पर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत मतलब आपसे रिलेटेड, उपभोक्ता से रिलेटेड, विक्रेता से रिलेटेड, प्रोड्यूसर से रिलेटेड, जहां पर वो एक अकेला अपने को देखकर क्या लेता है, निर्णय लेता है। तो अगर नॉर्मली मैं बोलता हूं कि अगर किसी वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप डिसीजन क्या लेंगे, उस वस्तु को ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे, कम। अगर मैं बोलता हूं किसी वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप उसको ज्यादा खरीदेंगे, कम। नॉर्मल सी बात है, आप कहेंगे जी हम तो कम खरीदेंगे, है ना। तो क्योंकि आपने बोला कम खरीदेंगे तो यहां पर आपने पॉइंट बोल दिया कि आपने जो डिसीजन लिया, आपने जो निर्णय लिया वो किसके स्तर पे लिया, अपने स्तर पे लिया, ठीक है। उसी तरह से यहां पर तो हमने बोल दिया कि यहां पर कौन सी अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाई को अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। बट अगर मैं बात करूं समष्टि अर्थशास्त्र की, तो बेटा ये समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पे नहीं चलती। समष्टि अर्थशास्त्र को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखना पड़ता है कि उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको व्यष्टि और समष्टि में अंतर आसानी से स्पष्ट कर सकता हूं। तो सबसे पहले देखिए, एग्जांपल के लिए आपको मेरे को समझाना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। डेफिनेशन के तौर पे तो यह है कि जहां पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन एग्जांपल ऐसा जो ये क्लियर कर दे कि व्यष्टि अलग है और समष्टि अलग है, क्या इसमें कैलकुलेशन होती है। देखो, एग्जांपल के लिए मैं आपसे लेता हूं, एक वर्ड है बचत। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्यष्टि स्तर पे, आपके स्तर पे, कि बचत ज्यादा करनी चाहिए कम, तो आप में से ज्यादा स्टूडेंट कहेंगे कि बचत क्या करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए, नॉर्मल हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है। तो अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं, बचत क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, बचत के ज्यादा होने की वजह से मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि मांग अपने आप क्या हो जाएगी, कम। मांग का मतलब लोग बाजारों में कम जाएंगे क्योंकि पैसा बचा रहे हैं, तो कम खर्च करेंगे और कम खर्च करेंगे तो मांग कम। अब मांग कम हो जाएगी आपके हिसाब से, जब कोई खरीद ही नहीं रहा है तो तुम्हारे हिसाब से उत्पादन घटेगा या बढ़ेगा, आपके हिसाब से उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा। तो उत्पादन भी क्या हो गया,
कम हो गया। अब ध्यान रखना, ये उत्पादन कम क्यों हुआ है? क्योंकि हमने अपनी बचत ज्यादा करी थी। चलिए उत्पादन कम। अब जब उत्पादन ही कम हो रहा है तो तुम्हारे हिसाब से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए या कम? क्योंकि उत्पादन में घटाया है। यस राइट, उत्पादन के लिए हम रोजगार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रोजगार क्या हो जाएगा? कम। अच्छा, रोजगार कम होने का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी। रोजगार कम होने का मतलब होता है बेरोजगारी। अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, आपके बचत करने के चक्कर में लोगों की जॉब चली गई और अर्थव्यवस्था में क्या फैल गई? बेरोजगारी। जो कि बचत करना आपको अच्छा लग रहा था, आपके लिए एक अच्छी बात थी, वही समष्टि अर्थशास्त्र के लिए बेकार बात है, क्योंकि इसके थ्रू अर्थव्यवस्था में क्या आती है? बेरोजगारी आती है ना। तो आपको व्यष्टि और समष्टि में अर्थशास्त्र में डिफरेंस पता पड़ा होगा। अब इसी से रिलेटेड पहले एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन होती क्या है, क्योंकि हम व्यष्टि पढ़ चुके हैं, अब बात करनी है किसकी? समष्टि अर्थशास्त्र की। तो एक बार डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। ध्यान रखना, क्या बोला? व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों का और उनके आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। ये तो आप समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दे सकते हैं। अब इसी से आ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन तो हमें समझ आ गई क्या होती है, लेकिन अभी मैंने बोला कि व्यक्तिगत पर निर्णय अलग लिए जा रहे हैं, समष्टि स्तर पे अलग लिए जा रहे हैं, सरकार अलग निर्णय ले रही है और विक्रेता अलग निर्णय ले रहा है, संस्था अलग निर्णय ले रही है। तो इसी निर्णय के आधार पर एक पॉइंट और निकल के आता है बेटा, वो आता है क्या? आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? तो बेटा आर्थिक एजेंट आप हैं। आर्थिक एजेंट आपके मम्मी पापा हैं। आर्थिक एजेंट वो दुकानदार है जिससे आप सामान खरीदते हैं। आर्थिक एजेंट आपकी सरकार है। आर्थिक एजेंट आपके आसपास रहने वाली कंपनियां हैं। तो सिंपल वे में बोलूं, जो भी पैसे से रिलेटेड निर्णय ले रहा है, जो भी पैसे से रिलेटेड निर्णय ले रहा है, निर्णय मतलब क्या होता है? डिसीजन लेना। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? हम आर्थिक एजेंट बोलते हैं। जब आप दुकान से बिस्किट खरीदने जाते हैं, जब आप दुकान से चिली पटेटो खरीदने जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेते नहीं लेते हैं कि मैं पैसा खर्च करूं या नहीं करूं, ज्यादा खरीदूं या कम खरीदूं? आपके मम्मी पापा करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, सरकार करती हैं। तो जो भी पैसे से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आर्थिक एजेंट। एक बार दोबारा से डेफिनेशन मैं बता देता हूं क्या है। आर्थिक एजेंट उन व्यक्तियों या संस्थाओं को कहते हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। अब इतना समझ आ गया आर्थिक एजेंट कौन होते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र जहां संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। बट बेटा ऐसा भी होता है, आपको एक चीज आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था में बहुत सालों में बहुत परिवर्तन देखने को मिले हैं। अभी हाल फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये 2020 चल रहा है, कोरोना वायरस का सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर जो मांग एकदम से गिर गई है और हमें जो मंदी की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर इस जो क्वार्टर है, 3 मंथ का पीरियड, इसमें भी अगर जीडीपी माइनस में आता है तो इसे मंदी का काल कहा जाए, क्योंकि जब अगर 2 तिमाही तक लगातार क्या लीजिए अगर लगातार जीडीपी माइनस में रहता है तो उसे मंदी बोलते हैं। तो हमारी जीडीपी धीरे धीरे क्या हो रही है? नीचे आ रही है। लेकिन क्या मंदी से ऊपर उठ के क्या कभी पूरे वर्ल्ड में महामंदी आई है? क्या आपको पता है? 1 नंबर में आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यस, विश्व में 1929 में से 33 के बीच, 1929 से लेके 1933 के बीच क्या आई थी? महामंदी आई थी। महामंदी का मतलब क्या था? जहां पर मांग उत्पन्न ही नहीं हो रही थी और सप्लाई पड़ी हुई थी, मतलब पूर्ति थी लेकिन मांग उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो महामंदी आई थी कब? 1929 से 33। और ये कहां से शुरुआत हुई इसकी? अमेरिका से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गई, क्योंकि कई सारे देश अमेरिका से रिलेटेड या कह लीजिए उनका लेन देन था। अब देखने को ये मिल रहा है महामंदी आई, लेकिन इस महामंदी से पूर्व यहां पर अर्थव्यवस्था में मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर एक सोच चलती थी, वो थी परंपरावादी सोच। परंपरावादी सोच क्या थी? वो ये कहती थी कि अर्थव्यवस्था अपने आप को खुद संभाल लेती है, इसमें सरकार को कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ये हाल देखने को मिला 1933 में, जब महामंदी का दौर थोड़ा बहुत थमा जाके, तो यहां पर जो एक नई थ्योरी का कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया गया है, कह लीजिए विश्व में लाया गया, जिसे बोला गया कि नहीं,
आप परंपरावादी विचारधारा पे अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकते, आपको नई विचारधारा पे चलाना पड़ेगा। और हमारे सामने आई कौन सी नई विचारधारा? केन्स की नई विचारधारा। और केन्स ने अपनी एक नई बुक लिखी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उन्हें बताया था कि पूरा का पूरा कंट्रोल अपने आप नहीं होता, उसमें सरकार को भी समय समय पर क्या करना पड़ता है? इंटरफेयर करना पड़ता है। और उन्होंने ये चीज किसमें बताई थी? 1936 में अपनी एक बुक लॉन्च करके बताई थी, जिसमें वो आय और रोजगार का सिद्धांत दे रहे थे। तो आप इसे डिटेल में अपनी बुक में पढ़ सकते हैं ये क्या होता है, कैसे होता है। बट मेरे को जानकारी देना बनता था कि आज के टाइम में हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो केन्स की विचारधारा पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे अगर समय पढ़ते वक्त हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी या महामंदी आती है तो सरकार किस तरह से उसको दूर करने का इलाज करती है। चलिए अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा, ये पढ़ने के बाद कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर किन चीजों का अध्ययन करते हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो किन चीजों का अध्ययन करेंगे, मतलब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे व्यष्टि में तो आपको क्या पढ़ना पड़ा? मांग, पूर्ति, उत्पादन, उपयोगिता, ये सब पढ़ना पड़ा। समष्टि में क्या पढ़ेंगे? तो समष्टि में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन। बेटा इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम ये जानेंगे कि किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किन तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की पढ़ाई करेंगे या समष्टि अर्थशास्त्र को समझेंगे तो दूसरी चीज क्या देखने वाले को बेटा? हम देखेंगे रोजगार का सिद्धांत। ये मैंने अभी आपको बताया कैसे रोजगार को अर्थव्यवस्था में कम या ज्यादा किया जा सकता है और कैसे रोजगार को संभाला जा सकता है, ये भी हम पढ़ेंगे किसके अंदर? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तीसरा पॉइंट, मुद्रा का सिद्धांत। अब मुद्रा का सिद्धांत, मुद्रा का सर्जन कैसे हुआ, मुद्रा पहले कैसे चलती थी और आज के टाइम में नोट आप जो देखते हैं 1000 के या 500 के या 2000 के या 1 रुपए का 2 रुपए का, कैसे मुद्रा यहां तक आई। और इसी के साथ इसके अंदर पढ़ेंगे बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है, वो आप इसी के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर? समष्टि अर्थशास्त्र में। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कब की महंगाई होती है, कब महंगाई नहीं होती है। शुद्ध हिंदी में यहाँ पे बोलते हैं इस पे स्फीति अंतराल और अविस्फीति अंतराल, वो भी हमें पढ़ने को मिलेगा इसी टॉपिक के अंदर, बोले तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। आपको मैं बता दूं ये जो चैप्टर है ना, ये पूरे चैप्टर का एक तरह से समरी बता रहा है कि आने वाले समय में आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बता दिया आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, स्फीतिकारी और अविस्फीतिकारी। उसके बाद आप पढ़ेंगे सरकार की भूमिका बजट के द्वारा। मैंने बताया कि आज के टाइम में हम केन्स की विचारधारा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि सरकार को इकोनॉमी को संभालना पड़ता है और इकोनॉमी को संभालने के लिए जो सरकार के पास सबसे बड़ा अस्त्र है ना बेटा, वो है बजट। बजट में आय और व्यय की नीति के द्वारा आय और व्यय को कम ज्यादा करके सरकार कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती है। तो आने वाले चैप्टरों में समष्टि के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है बजट और इसे कैसे बनाया जाता है और इसके विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। उसके बाद अंतिम चरण में जब हम पहुंचेंगे मैक्रो के, तो हम विनिमय दर और भुगतान शेष के बारे में जानेंगे, जो कि इसमें बताया गया है कि आज के समय में कोई भी देश पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर नहीं है, विदेशों से लेन देन करता है। अब एक देश की करेंसी अलग है, दूसरे देश की करेंसी अलग है, तो जब लेन देन होगा तो ये कैसे पॉसिबल होता है। और आपने आज के टाइम में सुना होगा हम चाइना से आयात करते हैं और चाइना को निर्यात करते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, जब हम 100 रुपए का, सिंपल भाषा में 100 रुपए का आज चाइना से क्या करते हैं? आयात करते हैं, तो केवल 5 रुपए का चाइना को निर्यात करते हैं। एक सिंपल, आप इसको परसेंटेज में मानना चाहते हैं, परसेंटेज में मान लीजिए। तो इसमें हम घाटे में रहते हैं, फायदे में रहते हैं चाइना के साथ? आप भी बोलेंगे घाटे में रहते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कि भुगतान शेष कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और किसे कैसे सुधारा जाता है, इसे कैसे संतुलित किया जाता है। तो ये मैंने आपके साथ क्या डिस्कस करे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करे समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 3 मार्क्स के लिए रेडी कर सकते हैं, और अगर एग्जाम में नहीं भी आता तो भी आपको पता होना चाहिए। क्या है टॉपिक? टॉपिक का नाम बेटा समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व। देखो, आपको पता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किसी एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं हो रहा है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं? नीति निर्धारण कर सकते हैं अपने देश के लिए। एक दूसरा,
अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों की आय स्तर को समझने में सहायक होता है। कौन? समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर एक की तो अध्ययन नहीं करते, कितने के अध्ययन करते हैं? संपूर्ण का। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सबका अलग अलग आय का स्तर है, वो समझने में कौन मदद करता है? हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। तीसरा चीज, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये हम पढ़ेंगे और आपको पता भी होना चाहिए। एक कौन सी नीति होती है? मौद्रिक नीति। ये वही बैंक है ना, जो केंद्रीय बैंक, इस नीति के माध्यम से ही देश की अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने की कोशिश करता है और सरकार अपनी नीति अपनाती है, उसे क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। इसके थ्रू सरकार क्या करती है? अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने की कोशिश करती है। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति द्वारा भी अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की जाती है। किसके थ्रू? इन दोनों के थ्रू। ये भी तीसरा महत्व है, इंपॉर्टेंट। और लास्ट, अमेरिका हमसे अमीर है, भूटान हमसे गरीब है, श्रीलंका हमसे गरीब है, यूके हमसे अमीर है। तो हम कब कहते हैं कि ये अर्थव्यवस्थाएं हमसे अमीर है, चाइना हमसे अमीर है, और कब कहते हैं कि वो अर्थव्यवस्था हमसे बेकार है? तो उसके लिए भी तो अध्ययन के लिए हमें डाटा चाहिए होगा। तो वही विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना का जो माध्यम है वो एक है समष्टि अर्थशास्त्र। हम समष्टि अर्थशास्त्र के थ्रू ही दो अर्थव्यवस्थाओं में क्या करते हैं बेटा? तुलना करते हैं। तो ये चार महत्व हैं, याद कर लेना। अब लास्ट में ऑलरेडी आपको पॉइंट बता चुका हूं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन। ऊपर से तो पता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं? हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाई को अध्ययन करते हैं, और समष्टि में हम क्या करते हैं? समष्टि के अंदर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। बट एक बार डेफिनेशन और आपके डिफरेंस दोनों बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आर्थिक हो गया, डेफिनेशन जो थी। व्यष्टि में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समष्टि में क्या बोल रहा है? समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है ना। उसके बाद अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है? व्यष्टि में कीमत निर्धारण, उपभोक्ता संतुलन, उत्पादक संतुलन, ये सारी चीजों का निर्धारण किया जाता है। वहीं समष्टि में राष्ट्रीय आय, रोजगार, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन किया जाता है और निर्धारण किया जाता है। तीसरा पॉइंट, उपकरण। यहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो मुख्य उपकरण होते हैं वो मांग तथा पूर्ति होते हैं। वहीं दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र के जो सबसे इंपॉर्टेंट उपकरण होते हैं वो समग्र मांग और समग्र पूर्ति होते हैं। उसके बाद अध्ययन की विधियां बताएंगे तो बेटा ये आंशिक संतुलन विश्लेषण है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी तरह से इक्विलिब्रियम का पता नहीं लगाते। ध्यान रखना, व्यष्टि को आंशिक संतुलन विश्लेषण भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं? सामान्य संतुलन विश्लेषण कहते हैं। ये डिफरेंस आ सकता है, पक्का आ सकता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, एक फर्म का उत्पादन आदि। समष्टि के एग्जाम्पल क्या है? समग्र मांग, समग्र पूर्ति। तो बेटा मेरी तरफ से चैप्टर 1 के अंदर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। इसमें मैंने अभी नहीं बताया कि अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, उपभोक्ता वस्तु क्या होती है। ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में। ये क्या था? ये था चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हमने व्यष्टि की समष्टि अर्थशास्त्र में उसकी अलग अलग भूमिका समझी, उसके महत्व समझे, उसके कार्य क्षेत्र समझे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आज की वीडियो में जो मैंने टॉपिक डिस्कस करे, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है तो एक बार कमेंट करके बता देना, सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। और अगर मेरा पढ़ाना आज अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और लाइक करना ही काफी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं बना रहा हूं अब हिंदी में, और हिंदी की वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब तुम लोग इसकी डिमांड करोगे। अगर 4 ही लोग कह रहे हैं कि इसकी वीडियो बनाओ और दूसरे इंग्लिश मीडियम वाले 100 लोग कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश मीडियम की अगर डिमांड ज्यादा आ रही है तो मैं उसको बनाऊंगा ना, फायदा ज्यादा है। तो थोड़ा सा फायदा आप ये कर सकते हो कि अपने दोस्तों के साथ, जो आप अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अलग अलग ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें पता पड़े कि हाँ कोई हिंदी मीडियम भी पढ़ा रहा है। और अगर डिमांड आएगी तो आपको पता मांग पूर्ति का सिद्धांत, अगर मांग ज्यादा आएगी तो सप्लायर पूर्ति करता पूर्ति जरूर करेगा, है ना। तो आपको बस ये करना है, वीडियो को शेयर कर देना अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ, ठीक है। साथ ही इन नोट्स के लिए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इन नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।